This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद. नाज़रीन, हम बात करेंगे आज स्टॉक एक्सचेंज पे और हम बात करना ये चाहेंगे कि क्या वजूहात हुए पिछले दिनों में जो मार्केट नीचे रही काफ़ी दिनों तक, उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आ रही है वो उसकी क्या वजूहात हैं. इस सिलसिले में बात करने के लिए हमने फुरकान पुंजानी साहब को दावत दी है जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं BMA कैपिटल के, ए वेल नोन एनालिस्ट. उनको आपने अक्सर हमारे प्रोग्राम में ऑन टेलीफोन सुना होगा. आज मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट करके फिजिकली आने के लिए कहा. पुंजानी साहब, वेलकम टू आवर शो. थैंक यू. आपकी आवाज़ तो हम लोग सुनते ही रहते हैं, आज लोग आपको फिजिकली भी देखें. मुझे बड़ा शौक था कि आपसे 1-to-1 कभी बात की जाए डिटेल. बिल्कुल बिल्कुल. पुंजानी साहब, जो हमारी रिसेंट तारीख है स्टॉक एक्सचेंज की, वो ये है कि जैसे पुराने लोग जो बहुत ज़माने से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये मार्केट तो बहुत डिप्रेस हुआ करती थी, फिर उठना शुरू हुई और एक ज़माने में 16,000 तक भी गई. उसके बाद से कोलैप्स आया 2008 में. उसके बाद से फिर जो है काफ़ी दिन तक डिप्रेशन रहा है. अब हम पिछले 1.5 महीने एक महीने से तकरीबन देख रहे हैं कि कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, टर्नओवर्स इम्प्रूव हो रहे हैं. एक तो ये थोड़े से आप अपनी एनालिसिस दीजिए कि ये 16,000 तक पर हम कैसे गए और फिर हम क्यों गिरे. क्या 16,000 वाज अनसस्टेनेबल और क्या हम बहुत ज़्यादा रेट पे चले गए थे, या दैट वाज अ नॉर्मल रेट बट लेवल बट इट ड्रॉप्ड बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस. देखिए, प्रॉब्लम उस वक्त भी मार्केट की कोई नहीं थी. अच्छा. अगर हम लोग देखें इस तरह, उसको एक आपके क्वेश्चन को अगर हम लोग 2 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दें कि मार्केट गिरी किस वजह से थी और अब जो मार्केट में लास्ट कुछ टाइम में एक वॉल्यूम बिल्डअप हम लोगों ने देखा है, तो वो किस वजह से हो रहा है. देखिए, मार्केट 2008 के रिसेशन के बाद जो इंटरनेशनल रिसेशन था, ग्लोबल रिसेशन था, उसके बाद गिरनी लाजिम थी. चाहे आप पूरी डेवलप्ड कंट्रीज देखें, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज देखें, सब जगह जितनी भी मार्केट्स थी सबकी सब 35%, 40%, रशियन, चाइनीज, सब मार्केट जो मार्केट फंडामेंटली स्ट्रांग भी थी पाकिस्तान से, वो मार्केट भी गिरी. बिल्कुल. तो दैट वाजंट अ कंसर्न. लेकिन उसके बाद कुछ स्टेप्स ऐसे हुए मार्केट के अंदर जिसके बाद इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस मार्केट से डिस्ट्रीब्यूट होता गया, थोड़ा बाहर निकलता गया. वो स्टेप जैसे आपने खुद ने ही कुछ देर पहले बताया कि मार्केट 3.5 महीने के लिए बंद कर दी गई थी और उसके बाद फिर एक नया सीजन आया कि हम लोग टैक्स इंप्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों ने कैपिटल गेन टैक्स मार्केट में लगाया. तो 2-4 रीजंस कंसिस्टेंटली ऐसे आए कि जिसकी वजह से मार्केट का कॉन्फिडेंस काफी शेकअप हो गया. लेकिन आपको मैं एक फैक्ट बताता चलूं साथ साथ. लास्ट के जो 25-30 दिनों के अंदर हम लोगों ने जो CGT की न्यूज देखी है, उसके बाद से मार्केट में इंडिविजुअल का शेयर यूज्ड टू बी समवेयर बिटवीन 55-57% 2010 के अंदर, जब मार्केट ठीक थी, मार्केट रिसेशन से वापस आई थी, तब 57%, 58% लोकल काम करता था डेली मार्केट. आम आदमी, एक आम ट्रेडर, जी बिल्कुल, जो समझा जाता है कि वो मार्केट की डेप्थ असल में इंडिविजुअल वही है. बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इंस्टीट्यूशन वाले आते हैं जाते हैं, इंस्टीट्यूशन कभी आ जाते हैं कभी चले जाते हैं. बिल्कुल. तो इंडिविजुअली होते हैं जो मार्केट को डेप्थ प्रोवाइड करते हैं. इसका जो रेशो था वो 40% तक गिर गया था, जो कि बहुत अलार्मिंग होता है किसी भी मार्केट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए, किसी भी मार्केट के वॉल्यूम्स के लिए. इसीलिए आपने देखा होगा मार्केट 20 मिलियन तक शेयर्स तक चले गए थे हमारी मार्केट. हाँ. लेकिन 25 दिनों तक 20-22 बिलियन पे चला, वो ऐसा लगता था कि सो गया मार्केट. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन कुछ दिनों में, जो 20-25 दिनों में, मैं आपको साथ साथ बता चलूं, जो वॉल्यूम्स आ गए हैं 325 मिलियन, 330 मिलियन तक हमारा ऑयल शेयर इंडेक्स पहुंच चुका है और इंडिविजुअल का शेयर्स ऑल टाइम हाई 60% ऑफ मार्केट पे वापस आ चुका है. तो यानी मार्केट के अंदर ऑलरेडी ये कैश टॉप गवर्नमेंट, ये कैश बेस्ड मार्केट है. ठीक है, ये मार्केट पूरी कैश बेस्ड है, इसमें बदला नहीं है, कोई प्रोडक्ट नहीं है. लेकिन उसके बावजूद भी 60% मार्केट वॉल्यूम शेयर जो है इंडिविजुअल शेयर कर रहे हैं. तो इंडिविजुअल का कॉन्फिडेंस मार्केट पे उसी तरह बिल्डअप है, उसी तरह है. अब देखना यह है कि गवर्नमेंट इसको किस तरह लेके आगे चलती है, अपने जो CGT के जो रूल्स हैं उसको किस तरह अमेंड करती है. SRO आपको पता है कि आना बाकी है, कुछ टाइम में FBR SRO रिलीज भी करेगा. तो दीज आर द कंसर्न्स जो गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करने हैं, गवर्नमेंट को लेने हैं इंडिविजुअल के लिए. वो मार्केट के लिए बहुत बेहतर हो सकते हैं, जो कि आज हम लोगों ने 20-30 दिनों में पहले देखा है. ठीक है. अभी हम मार्केट को भी देखेंगे आज क्या पोजीशन चल रही है, उसके बाद हम देखिए आपने जो बात की, हाँ आगे मार्केट आ गई आज. अनफॉर्चुनेटली मार्केट इज डाउन 46.64, 100 डाउन है, 46, 40, 30 डाउन है और ऑल शेयर भी 29 डाउन है. लेकिन फिर भी आप देखिए कि वॉल्यूम जो है 34 मिलियन हो चुका है. अभी 1 घंटे भी नहीं हुए मार्केट खुले हुए. अगर आप 1 महीने पहले की अगर वॉल्यूम्स देखें तो पूरे दिन का वॉल्यूम ये होता था. तो वॉल्यूम अभी भी है और जब मार्केट है तो ऊपर भी जाएगी, थोड़ा नीचे भी जाएगी. प्रॉफिट टेकिंग इज ए नेचुरल फिनोमेना. हर आदमी के एक टारगेट होता है कि जी इस लेवल पे जाएगा तो मैं बेच दूंगा. बिल्कुल. तो निकल जाते हैं, फिर लोग आ जाते हैं. अच्छा फुरकान, तो 2 दिन पहले
हमने अखबारों में पढ़ा कि ये नैप वाले जो है वो स्टॉक एक्सचेंज गए और उन्होंने बात की उन लॉसेस की जो हमारे कस्टमर्स ने सफ़र किया 2008 में, जब 7-8 इक्विटी ब्रोकर हाउसेस गायब हो गए मार्केट से, वो चले गए। तो उनके जो भी फंड वन थे स्टॉक के पास उन्होंने तो बांट दिए, शायद उनका नेट इतना था ही नहीं। और जो इनकम जो प्रोटेक्शन सपोर्ट फंड था उस ज़माने में शायद 2.5 करोड़ होता था, उससे जो दे पाए वो दे पाए, बाकी लोग नहीं दे पाए। अभी पिछले दिनों आपने प्रोटेक्शन फंड को 2.5 करोड़ से 7.5 करोड़ किया है। ये 5 करोड़ एडिशनल probably will help pay out some of those claimants. देखिए स्टेप तो काफी अच्छा है, ये स्टेप पे ऑफ से ज्यादा मैं कहूंगा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जी जी, जो कि इन्वेस्टर्स के लिए जो 2008 की उन्होंने एक रैली देखने के बाद एक करेक्शन विटनेस किया, जब बहुत सारे ब्रोकर्स अभी रिसेंटली ड्यू टू मेनी रीजंस, एक रीजन उसका ये भी था कि मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी थी और उनके पास पैसा नहीं था पेमेंट करने के लिए क्लाइंट्स को, तो वो चले गए, डिफॉल्ट कर गए और उनके पास पैसे नहीं थे। तो काफी ज्यादा लोकल इन्वेस्टर्स को स्पेसिफिकली, आप लोकल इन्वेस्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो 2-3 तरीके से लोकल इन्वेस्टर्स को हिट पड़ी। ये भी एक हिट है कैपिटल गेन टैक्स के साथ साथ कि उनका जो कॉन्फिडेंस था ब्रोकर्स के ऊपर वो भी डाइल्यूट होता हुआ नजर आया हम लोगों को। हाँ, क्योंकि उसकी वजह से पैसे नहीं थे उनके पास और फिर उन्होंने काफी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले लिए। जो हमारी एक आम इन्वेस्टर की, मैं 88 से इस मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत ही स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा हूँ एज एक्स बैंकर, और हमारा एक एडवोकेसी ग्रुप था इन्वेस्टर का, पाकिस्तान को हमने फोकस किया, हमने कहा पाकिस्तान में ही लगाओ, अल्लाह मालिक है, अपना मुल्क है, अगर लॉस भी हो गया तो कोई बात नहीं। फंडामेंटली आप अभी भी मार्केट अपने मुल्क के लिए आप कभी लॉस नहीं कर सकते, बिकॉज मुल्क अपना है, और मुल्क में अगर आपने इन्वेस्ट किया आपका लॉस भी हो गया तो अपने मुल्क में ही लॉस हुआ, कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो हमने तो बड़ा स्ट्रांगली, अच्छा हमें हमेशा ये लगा कि स्टॉक एक्सचेंज एक बड़ी स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा कोई मिसहैप हो जो हुआ 2008 में, तो एज इंस्टीट्यूशन एज ए ग्रुप दे विल कम आउट एंड हेल्प आउट पीपल। अच्छा ठीक है, किया भी है, ये नहीं कि नहीं किया, कि इसी से जो कुछ हो सका है किया है। अब विद ए व्यू टू रीबिल्ड द कॉन्फिडेंस एंड विद ए व्यू कि जो कुछ हो गया, अभी हम देख रहे हैं मार्केट इंप्रूवमेंट है, इससे भी और आगे रास्ते बाकी हैं। 800 का लेवल था जब हमने एडवोकेसी की थी, 16,000 भी देखा, 4,000 भी देखा, अभी 12,500 भी देख रहे हैं, तो आगे भी बहुत रास्ते बाकी हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ। पाकिस्तान 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, यू कैन नॉट जस्ट विश इट अवे। तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। तो ये जो छोटा सा एक पैच हमारा बैड पैच है, इसको क्लियर करने के लिए डोंट यू थिंक कि एक स्पेशल एफर्ट होनी चाहिए फ्रॉम ऑल साइड्स? मे बी गवर्नमेंट कैन ऑल्सो गिव आउट सम मनी। स्पेशल एफर्ट हम लोगों ने देखी थी जब एनआईटी का एक स्पेशल फंड बनाया था गवर्नमेंट ने, जब मार्केट एक ड्रास्टिकली नीचे जा रही थी तो उसने भी काफ़ी सपोर्ट किया। आज उस फंड का रिटर्न आप देखेंगे तो ये इट्स एब्सोल्युटली फाइन। उस टाइम पे जिस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए थी तब की थी। देखिए कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स मार्केट के लिए काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप फ्रॉम द फर्स्ट डे अगर इफ यू कम इनटू द मार्केट और थोड़ा सा फौरन से आ जाता है मार्केट के अंदर, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। अगर आपने 7.5 करोड़ का आपका फंड बनाया है इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड, तो इट विल टेक सम टाइम ब्रिंग कॉन्फिडेंस इनटू द मार्केट। इन्वेस्टर्स जिस तरह हम लोगों ने देखा कुछ दिनों के अंदर वापस आए हैं, बहुत सारे लोकल छोटे स्क्रिप्ट्स के अंदर, आज हम लोगों ने इसके ऊपर एक रिपोर्ट भी की है, छोटे स्क्रिप्ट्स के अंदर पीपल आर कमिंग बैक, पीपल आर ट्रेडिंग इनटू द मार्केट। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स तो गवर्नमेंट ले रही है और हम लोगों को भी अपनी तरफ से हम लोग लेते जा रहे हैं। जिस तरह एक अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था कि नई प्रोडक्ट हम लोग लेके आए थे, मार्जिन फाइनेंसिंग की प्रोडक्ट थी, तो डिफरेंट चीजें हो रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज की जानिब से हो, लोकल इंडिविजुअल्स की जानिब से हो, ब्रोकरेज हाउसेस की जानिब से हो या गवर्नमेंट की जानिब से हो, तो स्टेप्स आर टेकन। और अगर हम लोग मार्केट फंडामेंटली वैल्यू की बात करते हैं तो इस वक्त भी हमारी मार्केट कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। जो हम लोग लास्ट टाइम कुछ इन्वेस्टर्स बात करते हैं कि काफी 1,500 पॉइंट की तेजी हुई है तो मार्केट से जाना, लेकिन अब मैं आपको एक रीजनल फैक्ट बताता चलूं। नॉर्मल PFM जो हम लोग फ्रंटियर इंडेक्स के अंदर आते हैं, ग्लोबल इंडेक्स कहते हैं, एमर्जिंग मार्केट के बाद एक फ्रंटियर इंडेक्स होता है, उसके अंदर हम लोग फॉल करते हैं। तो उसके अंदर पाकिस्तान, उसका पी जो नॉर्मल पी है वो 9.6 इस वक्त करंट चल रहा है, जबकि पाकिस्तान का अगर आप पी देखेंगे तो 6.6%। तो एक ह्यूज रूम है पाकिस्तान के पास उस चीज को मेंटेन करने के लिए। डिस्काउंट की बात करते हैं, पाकिस्तान हमेशा रीजनल मार्केट से 34%, 35% एवरेज डिस्काउंट पे चला है, अभी 44% एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिस्काउंट मार्केट अवेलेबल है। तो ये सब चीजें हम लोग को इंडिकेट करती है कि मार्केट के अंदर पोटेंशियल है। आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने हैं, ऐसे मेजर्स जिसमें इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंस हो मार्केट के अंदर, जिस तरह CGT के रूल्स अमेंडमेंट, जिस तरह आप FVR के पास इंडिविजुअल नहीं जाना चाहते, अपने आप को दूर रखना चाहते हैं गवर्नमेंट बॉडीज के ऊपर, तो ये सब सारे स्टेप्स हैं। SRO जल्द से जल्द आ जाए, वॉल्यूम्स मार्केट में बिल्डअप हो जाएंगे, तो फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी चाहे फॉरेन साइड के लिए हो या लोकल साइड के लिए हो, सबके लिए एक अच्छा मूवमेंट बनेगा। लेकिन फरहान जो इस बात को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे जानने वाले इससे अफेक्टेड हैं,
कि ये जो नैब का आना स्टॉक एक्सचेंज पे, ये एक बहुत ही बैड सिचुएशन है कि जैसे किसी के घर पे पुलिस आ जाए तो मोहल्ले वाले देखते हैं कि यार ये क्या चक्कर है, इसके घर पुलिस क्यों आ गई। तो वही हो गया है, आपके यहाँ पुलिस आ चुकी है। देखिए इसके लिए तो उससे पहले कि पुलिस वाला आपसे कहे कि ये जो बेचारे गरीब 2008 में पिटे थे इनको आप कंपनसेट करें एटलीस्ट टू अ लार्ज एक्सटेंट। डोंट यू थिंक आप लोग एज ए कम्युनिटी आपके पास प्रोटेक्शन फंड है? मैंने सुना काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट जो मैंने तो 100 बिलियन वाला की बात सुनी, आई एम नॉट श्योर, इट इज स्टिल टू बी सीन। 100 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। पर जो भी देखिए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होगी अगर आप इसको स्क्रूटनाइज करेंगे कि वो जो हाउसेस बंद हुए उनके टिकट्स भी तो नीलाम हुए, बिल्कुल जितने भी हुए 5 पे हुए, 5 करोड़ पे हुए, 10 करोड़ पे हुए, वो पैसे आए। और बाकी जो उनके एसेट्स अगर उनके डायरेक्टर्स की कोई गारंटी वगैरह हो तो उनको लेके किसी तरह इस मामले को क्लियर करें कि प्लिस वाला फिर आपके पास ना आए। देखिए और उससे बहुत ज़्यादा आपके जो ना इमेज जो रीबिल्ड हो जाएगा बहुत ज़्यादा स्टॉक का। देखिए इसमें भी दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हम लोग कंसिस्टेंटली ब्रोकर कम्युनिटी, इन्वेस्टर कम्युनिटी हाईलाइट करती जा रही है कि हमारा इंटरेक्शन गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ कम से कम होना चाहिए। हम लोगों ने सीजीटी के इशू में भी देखा कि हम लोगों को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि हम लोगों को टैक्स, हमारे पे पहले भी टैक्स लगा हुआ था इंडिविजुअल्स इन्वेस्टर्स के ऊपर। प्रॉब्लम ये था कि जो इंटरेक्शन बिटवीन एफबीआर है और इंडिविजुअल को कम से कम किया जाए। ठीक है, बिल्कुल। अब अगर नैब अगर आपकी मार्केट के अंदर आ रही है तो एक नेगेटिव जेस्चर भी मार्केट के अंदर देता है कि शायद कुछ और ऐसा प्रॉब्लम मार्केट में आगे जाके आ सकता है जिसकी वजह से नैब। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर बिल्डिंग मेजर्स के लिए गवर्नमेंट को भी इस चीज पे लुक ऑन करना चाहिए कि अगर वही बात है कि पुलिस वाला अगर आपके घर पे आपके घर पे आता है। वो लाहौर का एक बड़ा डबल शाह का केस बड़ा मशहूर है ना, उन लोगों से पैसे लेता था और भाग गया, तो नैब ने उसमें दाखिल होके खासी लोगों को रिलीफ दिलवाया है। लेकिन सर वो तो केसी शुड नॉट बिकम अनदर नैब डबल शाह। नहीं, केसी कैन नॉट बिकम अ डबल शाह, शुड नॉट बी। कोई दूर का इंप्रेशन भी नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ऐसा इंप्रेशन देखिए हो जाता है। इंडिविजुअल अगर मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसका इक्विटी वाइप ऑफ हो जाती है तो मार्केट में ऐसा विटनेस किया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम सारा का सारा ये है कि आप अगर एक्सचेंज के अंदर ऐसी आपके गवर्नमेंट एजेंसीज आएंगी तो दैट वोंट लुक पॉजिटिव फॉर द मार्केट। इन्वेस्टर फिर एक कंसर्न में होगा कि यार नैब अब अगर एफबीआर हट गया तो ऐसा तो नहीं नैब हमारी इनकम पूछे। तो ये बहुत सारे कंसर्न है। गवर्नमेंट को थोड़ा ईज लेना चाहिए। अब वो डबल शाह को आप मार्केट से नहीं मिला सकते, ये एसईसी पे रेगुलेटेड बॉडी है। बिल्कुल, और बहुत डिफरेंट चीज है। और वो 2008 में जैसा आपने कहा कि किसी की इंडिविजुअल या किसी हाउस का कोई बेचारे का कसूर नहीं था। मार्केट जब 16,000 से 4,000 पे आएगी तो अच्छे से अच्छे लोग जो है ना वाइप आउट हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूँ कि जितना हो सकता था उसके मुकाबले बहुत कम हुआ। आपके अच्छे जितने हाउसेस थे बच गए। बिल्कुल, इतने हाउसेस जो बच गए 8 ही गए, तो ये भी तो एक बड़ी अच्छी बात हुई। दिस इज द रिस्क मेजरमेंट। इतनी बड़ी डिजास्टर को संभालना तो बड़ा मुश्किल काम था। बिल्कुल। अच्छा, इसी सिलसिले में एक जो रिफॉर्म का इंतजार पूरी दुनिया कर रही है, हम लोग कर रहे हैं एज इन्वेस्टर, वो है डीम्यूचुअलाइजेशन। As a professional, as a BMA representative, what do you think about this concept of demutualization? देखिए डीम्यूचुअलाइजेशन से आपको फायदे भी हैं और आपका जब स्टेक डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि देखिए ये कॉन्सेप्ट बहुत पीछे चला जाता है। कॉन्सेप्ट मार्केट का ये था कि इंडिविजुअल्स को बहुत प्रॉब्लम है, वो मार्केट में ऐसी रैलीज बनती हैं, उन स्टॉक्स के अंदर बनती हैं, कुछ लोगों का इन्फ्लुएंस सर्कल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो स्पेकुलेशन मार्केट में होती है। तो अगर इफ यू डाइल्यूट डीम्यूचुअलाइज कर देंगे एक्सचेंज को आप, तो आप काफी हद तक इन चीजों को रोक सकेंगे। देखिए हर चीज का प्राइवेटाइजेशन का एक पॉजिटिव भी होता है और एक नेगेटिव भी होता है, आपको पता होगा जी। तो पॉजिटिव भी है मार्केट के अंदर, नेगेटिव भी है मार्केट के अंदर, बट स्टिल टू बी सीन कि किस तरह किस करवट ऊंट बैठता है, सिर्फ इस तरह की बात है। लेकिन डीम्यूचुअलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी इज अ पॉजिटिव स्टेप। बीएमए सपोर्ट्स इट। बीएमए देखिए बीएमए इज अ वेरी डिफरेंट इंडिविजुअल, आई वुड से बीएमए इज अ डिफरेंट, बहुत बड़े हाउस है ये, कॉर्पोरेट बॉडी है ये। जी बिल्कुल। वी वुड से कि देखिए प्राइवेटाइजेशन को कभी भी हम लोगों ने एक वो नहीं कहा है, एज ए रिसर्च एनालिस्ट कभी भी हम लोगों ने डाइल्यूट नहीं किया कि प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए। किस तरह हो रही है, किस बात के ऊपर हो रही है, उसके बाद रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, तो पॉजिटिव स्टेप की तरफ ये ज्यादा तरफ माइल्ड होगा बनिस्बतन इसको हम लोग नेगेटिव पर्सपेक्टिव और दूसरी तरफ अभी के जो हालात हैं, जो पिछले 1-1.5 साल, कोई भी अगर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आएगा, कोई लंदन की पहले बड़ी बात होती रही, न्यूयॉर्क तक की बात हुई, दुबई की बात हुई, सिंगापुर की बात हुई, उस ज़माने में बड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी। अब जो हालात हैं ओवरऑल आज के दिन तक, उसमें आप समझते हैं कि कोई बड़ा हाउस इंटरेस्टेड होगा 20-25% स्टेक लेने के लिए? देखिए इस हालात के ऊपर तो आपने जिस तरह खुद ही ने हाईलाइट कर दिया। अब अगर हम लोग अपने फीपी के नंबर्स देखें, अगर हम लोग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जिसके अंदर आपको कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आप आते हैं और चले जाते हैं,
वो भी ईयर टू डेट FY12 के अंदर 154 मिलियन का नेट आउटफ्लो है, ठीक है। कंपेयर टू रीजनल मार्केट, इंडिया के अंदर लास्ट 2 महीने के अंदर 4.8 बिलियन का इनफ्लो हो चुका है। सारी कंट्रीज के अंदर इनफ्लो हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आउटफ्लो हो रहा है। एट दिस मोमेंट इन टाइम मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है गवर्नमेंट को शायद इसको डेफर करना पड़े। जिस तरह हम लोग के OGDC के एक्सचेंजेबल बॉन्ड्स थे, वो भी ऐसी एक डील थी कि जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान के अंदर आके बिगेस्ट ENP कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा, तो वो भी डेफर होता हुआ नजर आया। तो एट दिस मोमेंट इन टाइम काफी डिफिकल्ट है ये सिचुएशन। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जब स्ट्रक्चरल चेंजेस पाकिस्तान के अंदर आती हैं, ये इलेक्शन ईयर है, पैसा आएगा पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट होगी पाकिस्तान के अंदर, मार्केट्स ग्रो करेंगी, आपका PSDP ग्रो करेगा। जब चीजें अच्छी होना शुरू हो जाएंगी तो फिर इन्वेस्टर फॉरेन खुद ही आएगा। बिकॉज अगर हमारे कंट्री के अंदर उनके बगैर कुछ इंप्रूवमेंट है तो उनको नजर आता है कि इस कंट्री के अंदर जाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो आके इस कंट्री को चलाएंगे तो नहीं हो सकता ना, मतलब पैसे डाल के और फिर। अच्छा, ये जो डिम्यूचुअलाइजेशन का बिल जो था वो नेशनल असेंबली से तो पास हो गया था, सेनेट के किसी कमेटी में पड़ा हुआ है, तो बेसिकली आपको री इन्वेंट ऑफ द व्हील करने की जरूरत नहीं है। अगर उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस इस दौरान आई भी है, उसको उसमें शामिल करके अगर सेनेट से पास हो गया तो हमने कानून तो बना लिया। अब रह गई कि हाउ डू वी गो एंड मार्केट अवर सेल्फ, हाउ डू वी अट्रैक्ट ए मेजर स्टॉक एक्सचेंज टू कम एंड टेक ए स्ट्रेटेजिक, वो एक अलग इशू हो जाएगा। और मार्केट अगर इसी तरह चलती रहे तो शायद वो आ भी जाए और अच्छे रेट्स पे भी आ जाए। देखिए, इसके अंदर गवर्नमेंट के पास इस वक्त है ना दूसरी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गवर्नमेंट काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। आपका सर्कुलर डेट हो गया इकोनॉमी के लिए, आप देखें, आपका फिस्कल साइड हो गया, आपका करंट साइड हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें जिसमें आपका सेनेट हो, गवर्नमेंट स्टैंडिंग कमेटी हर रोज इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा सा डेफर हो गया बिकॉज इट इज नॉट अ थिंग। ये इलीगल चीज है, ये एक नेचुरल चीज है। हाँ। कि अगर मुझे पता है कि ये पैसे मुझे फौरन नहीं मिलने हैं, कुछ वक्त के बाद आने हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा डेफर कर सकता हूं। हाँ, ये कोई अर्जेंट इशू नहीं रहा, अर्जेंट इशू नहीं है। तो बहुत सारी चीजें उसके ऊपर गवर्नमेंट देख रही है, इलेक्शन ईयर है आपको पता है। जी जी। तो सर्कुलर डेट के ऊपर होगी, दूसरी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट लुक ऑन कर रही है। ये चीज हो जाएगी, विल टेक सम टाइम, लेकिन अच्छा टाइम उस वक्त होगा कि जब वाकई में इन्वेस्टमेंट उसके फॉलो होने के बाद फौरन आ जाती है इन्वेस्टमेंट, तो बिल्कुल इसके बाद इसको फरकान ज़रा से ब्रेक लेते हैं यहाँ पे। नाज़रीन, हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्मेंस पे, और हमारे साथ बहुत अच्छे एक एनालिस्ट फरकान पंजानी साहब मौजूद हैं जो BMA के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं। पंजानी साहब ने बहुत तफसील से हमें बताया कि क्यों मार्केट गिरी थी, क्या इसके वजूहात थे, और वो कह रहे हैं कि खैर जो हो गया, वो जो पिछले हमारे धब्बे लगे हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे उनको साफ़ करना चाहिए। मैंने ख़ास तौर से इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स ये बात बार बार उठाई उनसे कि ये जो 2008 में 8 हाउसेस बंद हो गए जिसमें काफ़ी लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है, उनको किस तरह से हम कवर कर सकते हैं। और मैंने उनको ये खास तौर से एम्फसाइज़ किया कि NAB भी अब इसमें इन्वॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है, विच इज़ नॉट ए गुड थिंग। एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल जगह है, वहाँ इन लोगों को आपस में ही वॉलंटरी कुछ न कुछ करके उन लोगों के 70-80% तक अगर वो जो उनके लॉसेस थे उनको दे दें। लॉसेस क्या, जो उनके क्लेम्स हैं, जो एक्चुअल उनके पैसा जो हाउसेज गायब होने से वो चाहे नहीं मिले उनको, वो अगर दे दिए जाए तो दैट विल बी वेरी गुड फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर ऑफ द इकोनॉमी, फॉर द स्टॉक एक्सचेंज। इकोनॉमी बहुत ऊपर जाएगी इंशाल्लाह, स्टॉक एक्सचेंज भी उसी के साथ ऊपर जाएगा। ये जो एक धब्बा हमारे ऊपर लग गया है उसको ख़त्म किया जाए। इसी सिलसिले में हमने बात की कि अगर डीम्यूचुअलाइजेशन हो तो उसके क्या फ़ायदे हो, उसको भी पंजानी साहब ने बड़ा सपोर्ट किया है, इट विल हेल्प। और एक जो बड़ा बेनिफिट हमको नज़र आता है वो ये है कि अगर डीम्यूचुअलाइज मार्केट हो जाए तो जिस तरह से 3.5 महीने के लिए मार्केट बंद हुई थी, वैसी सिचुएशन फिर आइंदा क्रिएट नहीं होगी। और एक स्ट्रेटेजिक बायर अगर आ जाता है इस मार्केट में, वो आपकी मार्केट को भी पूरी दुनिया में एडवर्टाइज करेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आएगा, और मैनेजमेंट का सेपरेशन फ्रॉम द डीलर्स विल बी ए वेरी बिग कॉन्फिडेंस बिल्डर ऑल्सो। पंजाबी साहब, बड़ी आपने अच्छी बातें की। अब मैं आपकी जो 2 स्ट्रॉन्ग फोटे हैं जो मैं आप लोगों से हम लोग व्यू भी लेते रहते हैं, सीमेंट सेक्टर एंड ऑटो सेक्टर, इत्तेफाक से दोनों ही आज बड़े हाईलाइटेड हैं और इन ए पॉजिटिव वे। सीमेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि फर्स्ट हाफ प्रॉफिट मोर देन डबल्ड, और इंडस मोटर का एक रिजल्ट आया है, इन सेकंड क्वार्टर 10 रुपये 55 पैसे की उनकी अर्निंग आई, विच इज़ 2.5 टाइम्स
more than the previous corresponding period. तो पहले सीमेंट से शुरू करते हैं. ये बताइए सीमेंट इंडस्ट्री क्या है एंड हाउ इज इट डूइंग इन पाकिस्तान, व्हाट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज यू हैव, हाउ इज आवर एक्सपोर्ट टू इंडिया गोइंग? देखिए सीमेंट इंडस्ट्री पाकिस्तान लॉन्ग वे बैक हमारी इंडस्ट्री बिल्डअप हुई थी. 2004 और 5 का पीरियड ऐसा था जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन इंडस्ट्री में विटनेस किया गया और बहुत सारी नई फैक्ट्रीज लगी, बहुत सारी एग्जिस्टिंग फैक्ट्रीज ने अपने आप को एक्सटेंड किया. देखिए सीमेंट के अंदर सीमेंट को अगर मैं थोड़ा सा केमिकली कॉम्पोजिशन में आपको थोड़ा सा लेके चलूं कि सीमेंट बनता किस तरह है. लाइमस्टोन एक होता है रॉ मटेरियल जो कि पहाड़ों से हमें मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल पाकिस्तान का. बहुत है, सुना यहाँ बहुत है और पाकिस्तान की क्वालिटी बहुत बेहतर है. लाइमस्टोन की क्वालिटी पाकिस्तान की बहुत बेहतर है. उसके बाद उसमें कन्वर्जन कॉस्ट ली जाती है जिसको हम जलाने की कॉस्ट कहते हैं. हीट अप करते हैं उस क्लिन को और क्लिन को हीट अप करने के बाद आपका सीमेंट बनता है और कुछ नहीं होता इसमें. कुछ नहीं होता इसके अंदर और बस यही बेसिकली लाइम है. ये लाइमस्टोन है. हम घर में भी उसको गर्म कर लें तो सीमेंट बन जाएगा. सर फिर पाकिस्तान की सीमेंट कैपेसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी. अच्छा इसमें होता है कि इसमें उसके बाद जो हीट अप को होने की जो चीज होती है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. जिस तरह पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस कुछ पास्ट ईयर से विटनेस किए जा रहे हैं, गैस की शॉर्टेजेस विटनेस किए जा रही है. पहले गैस आज से 4 साल पहले सीमेंट इंडस्ट्री कंप्लीटली गैस पे होती थी और फर्नेस ऑयल पे होती थी. पर फर्नेस ऑयल के महंगे होने की वजह से और गैस ना मिलने की वजह से एक बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि ये लोग सीमेंट और अदर फ्यूल्स पे चले गए. ये लोग कोल पे और अदर फ्यूल्स पे चले गए. अच्छा. अब कोल आप इंटरनेशनल इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर कोल है लेकिन कहा जाता है कि ये कोल उस क्वालिटी का नहीं है जो इंटरनेशनली आपको क्लीन जलाने के लिए चाहिए. लेकिन हम लोग इंपोर्ट करते हैं. उसके साथ साथ हम लोग दूसरी फ्यूल्स जैसे यूज टायर की फ्यूल्स होती हैं. अच्छा. टायर भी जल जाता है? बिल्कुल. ह्यूमन वेस्ट होता है, वेस्ट होता है, इस्तेमाल नहीं होता. बिल्कुल बिल्कुल. राइस हस्क होता है जो चावल का जो छिलका होता है. हाँ. ये भी इस्तेमाल किया जाता है जलने के अंदर. तो हम लोगों ने लास्ट 1-1.5 साल के अंदर देखा है सीमेंट कंपनी सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट रिडक्शन पे चली गई है, जिसकी वजह से आपको एक रिपोर्ट भी हमारी मिली होगी कि जिसके अंदर हम लोगों ने कहा है कि सीमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रॉस प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है. कॉस्ट कम करने की वजह से. कॉस्ट कम करने की वजह से. और दूसरी वजह है कि सीमेंट प्राइसेस लोकल जो हमारे 24 मिलियन टन पाकिस्तान में बिकता है, लोकल की प्राइसेस ऑल टाइम हाई लेवल्स पर हैं इस वक्त, क्योंकि कोल की कॉस्ट 425 रुपए पर बैग. ये ऑल टाइम हाई लेवल होता था. ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन इट यूज्ड टू बी समवेयर बिटवीन 250 से लेवल से 350 के दरमियान होता था. अब ये 450 के दरमियान चला गया, 425 के लेवल्स पे चला गया. इसमें हो ये रहा है कि लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में एक फ्लड आया था. अच्छा. जिसकी वजह से कोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. जो $90, $95, $75 के दरमियान पर टन थी, वो चली गई थी $140, $145. ये बहुत महंगा कहा जाता है कोल को. इतना बड़ा रैली बहुत मुश्किल से आती है. तो इसकी वजह से इस बार जो है ना प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई सीमेंट की, जो हम लोगों ने विटनेस किया जा रहा है वो बहुत ज्यादा. इसीलिए प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ गई है और साथ साथ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स ने उस फ्लड को देखते हुए अपने आप को डाइल्यूट भी किया है कॉस्ट फैक्टर पे. तो ये प्राइम रीजन है इसकी वजह से. अब बात करते हैं कि इंडिया का जो अभी MFN स्टेटस मिला है और पाकिस्तान की दूसरी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, तो वो मैं आपको साथ साथ इसके बताता चलूं. हम लोग इंडिया को इस वक्त 6 लाख टन सीमेंट साल का बेचते हैं. आउट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ 34 मिलियन टन. टोटल प्रोडक्शन ऑफ 34 मिलियन टन. 34 में से 6 इंडिया जा रहा है. 34 मिलियन टन में से सिर्फ 6 लाख टन इंडिया जा रहा है. 6 लाख, सॉरी 6 मिलियन नहीं, 6 लाख टन. कुछ भी नहीं है. हमारी एक्सपोर्ट टोटल होती है 10 मिलियन टन. अच्छा. 10 मिलियन. 34 से 10 एक्सपोर्ट है, 6 लाख सिर्फ इंडिया जा रहा है. 6 लाख सिर्फ इंडिया जा रहा है. और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक हम लोगों ने इस पर डिटेल रिपोर्ट निकाली थी कि अगर इंडिया से MFN स्टेटस मिल जाता है तो सीमेंट विल बी द प्राइम इंडस्ट्री जिसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा. अच्छा. बिकॉज इंडिया के अंदर इतना ज्यादा सीमेंट बनता है. अब मैं साथ साथ बताते चलूं 250 मिलियन टन की कैपेसिटी है. हमारी 40 मिलियन टन की कैपेसिटी, इंडिया की 250 मिलियन टन की कैपेसिटी है, फिर भी सीमेंट शॉर्ट होता है वहां पे. अच्छा. उसकी प्राइसेस पाकिस्तान से कंपैरेटिवली ज्यादा ही है इंडिया के अंदर. तो जैसे यहाँ 425 का बिक रहा है तो वहां कितने का तो बिक रहा वहां पे पाकिस्तानी कन्वर्टेबल करेंसी में 525 रुपए का बिक रहा है. 100 रुपए का फर्क. 100 रुपए का फर्क. और बॉर्डर हमारे साथ साथ है. बिल्कुल. वहां से निकला और इंडिया पहुंच गया. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज पाकिस्तान को मिल सकता है. फॉरेन तो नहीं आता है, ये कुछ टाइम लगेगा. MFN का स्टेटस अभी तक हम लोगों ने फाइनलाइज भी नहीं किया है. बड़े ही वो कंट्रोवर्शियल हो गया है. बिल्कुल बिल्कुल. दिफाई पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि जो इंडिया का यार है वो इस्लाम का गद्दार है. तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर हम लोग इसको देखें तो ये काफी पॉजिटिव हो सकता है. पाकिस्तान की कुछ इंडस्ट्री है जो कि इंडिया से कंपेटिटिव है. पाकिस्तान का क्वालिटी ऑफ सीमेंट दुनिया के अंदर माना जाता है. अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता चलूं. इट्स वन ऑफ द ब्राइट स्पॉट्स ऑफ पाकिस्तान. बेस्टेस्ट जो क्वालिटी होती है पाकिस्तान की सीमेंट की दुनिया में भर में मानी जाती है. अच्छा. अब आपको एक और फ्रांस की एक कंपनी थी लफराज सीमेंट, जो पाकिस्तान में एक प्लांट उन्होंने खरीदा है इसी वजह से कि क्वालिटी सीमेंट पाकिस्तान का बहुत अच्छा है. पूरी दुनिया के अंदर हमारे सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स माने जाते हैं और एक्सपोर्टिंग कंट्रीज साउथ अफ्रीका तक हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि यहाँ से काफी डिस्टेंस है. एक और चीज में मतलब पाकिस्तान का एक प्लांट है, एक और वो पहला दुनिया का ऐसा प्लांट है जिसने 325 दिन चल के रिकॉर्ड कायम किया है.
ये पाकिस्तान का 325 और 340 2 दिन की कैपेसिटीज वो चले थे और 2 साल से रिकॉर्ड कायम कर रहे हैं। ये भी आपके इन्वेस्टर्स को नहीं पता नॉर्मली होगा। क्या काफी दिन तक बंद रहता है ये प्लांट बंद नहीं रहता है, डिपेंड्स ऑन द कैपेसिटी कि कितनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। अच्छा, कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो मतलब बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी उनको, क्योंकि डिमांड थी, वो बेच रहे थे और निकल रहा था। और क्वालिटी ऑफ प्लांट भी मैटर करता है। अगर प्लांट चाइना का है या तो वो नहीं चलता है प्लांट, लेकिन जो उस कंपनी का प्लांट है वो प्लांट बहुत ही अच्छा क्वालिटी का प्लांट है और दुनिया में रिकॉर्ड उसने कायम किया। ये एक बहुत बेहतरीन चीज है। तो हमारी सीमेंट बहुत ही कंपेटिटिव है। हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया के अंदर, हम लोग साउथ अफ्रीका के अंदर एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब में कैपेसिटी ऑनलाइन आने से पहले बहुत बड़ी मार्केट थी पाकिस्तान की। आज भी हम लोग इराक को और कतर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बांग्लादेश भी सुना काफी, बांग्लादेश भी कर रहे हैं। श्रीलंका में ये जो टेररिज्म का ये खत्म हुआ है उसके बाद सीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा पिकअप हुई है, तो हम लोग वहां भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो पाकिस्तान का सीमेंट दुनिया का बेहतरीन सीमेंट में से एक नाम आता है। तो डबलिंग ऑफ प्रॉफिट इज नॉट ए सरप्राइजिंग थिंग गिवन द फैक्ट कि आप कह रहे हैं कि यहाँ के लोकल मार्केट में उनको अच्छी प्राइस मिल रही है। अगर इंडिया एक्सपोर्ट करते होंगे तो वो भी अच्छी प्राइस में करते होंगे, बाहर भी करते होंगे। बिल्कुल। तो ओवरऑल दिस इंडस्ट्री इज डूइंग वेल। बिल्कुल, देखिए प्राइसेस के लेवल पे भी करना जो है इज अ गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। पाकिस्तान, आप प्राइसेस के लेवल पे देखें इंडिया की तरफ और अफगानिस्तान के अंदर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आ रही है। अब मैं आपको एक और फैक्ट बताता चलूं, 95% अफगानिस्तान में जितना सीमेंट यूज होता है वो पाकिस्तान से जाता है। तो पाकिस्तान की सीमेंट कैपेसिटी जो है ना वो इतनी काबिल है कि वो आपके अफगानिस्तान में, और आगे जाके एक्सपेक्टेशन है कि अफगानिस्तान का सीमेंट कंजम्पशन बढ़ेगी जब गवर्नमेंट चेंज होगी और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आएंगी, तो वो भी एक बहुत अच्छा लेवल होगा नॉर्थ के सीमेंट प्लांट्स के ऊपर के वहां जाके एक्सपोर्ट। अच्छा चलिए, एक अब दूसरे, क्योंकि आपने MFN स्टेटस का जिक्र कर दिया, which would be very favorable for cement industry. There is another industry which is also in news today, which is the motor industry. Indus का रिजल्ट आया, 2.5 times, 2.5 times more profitability this quarter. Indus से बात करने से पहले ओवरऑल मोटर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बताइए, और उसको क्या इम्पैक्ट होगा अगर मोस्ट फेवर्ड नेशन दे दिया गया इंडिया को, क्योंकि वहाँ नीनो बन रहा है। आप टाटा नैनो की बात कर रहे हैं। टाटा नैनो वो एक बहुत छोटी गाड़ी है और बहुत एक इंडिया की जो ग्रोइंग मिडिल क्लास को देखते हुए हमारे भी तो गरीब मुल्क है भाई हम। हमारे यहाँ वैसे वो स्कूटर वो बहुत अच्छा आ गया है। वो स्कूटर को रिप्लेस किया इंडिया के अंदर। वो जो 200 सीसी की जो रिक्शा है, चिंका, दैट्स अ वेरी गुड थिंग एक्चुअली, एवरीबॉडी शुड यूज दैट, बिकॉज सिर्फ 200 सीसी है, सीएनजी खाती है और आपको हर जगह ले जाती है, इट डजंट गेट हॉट एनीमोर। वो कार नहीं होती, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो उसको बंद कर ले तो कार बन जाएगी। तो फिर टाटा नैनो बन जाएगी। हाँ, वी शुड कंपेयर टाटा नैनो विद दैट। बस टाटा नैनो बस ये वो काफी अच्छी गाड़ी है, 600 सीसी की गाड़ी है और इंडिया की लोअर मिडिल क्लास को देखते हुए बनाई गई है। देखिए इंडिया की वो कितने की है इस वक्त? वो इस वक्त इंडिया के 1 लाख रुपए की है, पाकिस्तान के कुछ 2.25 लाख रुपए की है। तो ये हमारी रिक्शा बिट जाएगा अगर वो आगे तो। देखिए इंडिया की इंडस्ट्री को पाकिस्तान की इंडस्ट्री से कंपेरेबल करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट। पाकिस्तान के अंदर एक महीने में गाड़ी बिकती है 13-14 हजार गाड़ियां, इंडिया के अंदर एक महीने में 25,000 गाड़ी बिकती है। तो वो बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस है, 25 से 30 हजार गाड़ी इज अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। और उसका रीजन यही है कि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। वो तो उनकी कॉस्ट एडवांटेज इतना ज्यादा होता है, वो उनकी जो केपेक्स इन्वेस्टमेंट होती है, पाकिस्तान साल की 2 लाख गाड़ियां अगर बिकती है तो इंडिया में 20 लाख गाड़ियां बिकती हैं, और 20 लाख गाड़ियां बिकने के बाद इंडिया के अंदर जो है ना बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज लग जाती हैं, उसको देखते हुए कि नॉर्मल प्रॉफिट अच्छा खासा मिलता है इकोनॉमी ऑफ स्केल को देखते हुए। तो पाकिस्तान की इंडस्ट्री, इंडिया की इंडस्ट्री थोड़ी सी डिफरेंस है। आपने MFN स्टेटस की जो बात की, उससे होगा जो फायदा जो हमें नजर आता है बीइंग एन ऑटो एनालिस्ट, वो ये होगा कि जो पार्ट्स हम लोग जापान से मंगवाते हैं या किसी और, ये बात अभी किसी इनके एसोसिएशन ने भी कही जी कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन इन ब्रिंगिंग पार्ट्स एंड कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स। नहीं, कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स पे उनका कंसर्न है। अच्छा, टाटा नैनो अगर आ गई तो उनकी मार्केट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसको नॉकडाउन नहीं कहते, उसको बिल्डअप कहते हैं। नॉकडाउन सीकेडी यूनिट, सीकेडी किट्स होती हैं और सीबीयूज होती हैं जो पक्की गाड़ियां बिल्डअप होती हैं। अगर नैनो के पार्ट्स वो टूट के पार्ट्स की सूरत में आए, यहाँ हम उसको असेंबल करें, उस पे इनको देखिए इसमें भी 2 चीजें हैं। कुछ पार्ट्स होते हैं जो हम लोग सिर्फ और सिर्फ लेते हैं जो हमारी पेरेंट कंपनी है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर सुजुकी है तो वो सुजुकी, ताइवान सुजुकी, जापान से ही वो पार्ट्स खरीदते हैं। टोयोटा सुजुकी, जापान और सुजुकी, तो उन्हीं से पार्ट्स एक होते हैं, वो हाईटेक पार्ट्स होते हैं। कुछ होते हैं नॉर्मल पार्ट्स जो हम लोग पाकिस्तान के अंदर बनाते भी हैं और कुछ और कंट्रीज से इंपोर्ट भी करते हैं। तो अगर इंडिया से हम लोग इंपोर्ट करेंगे तो फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वहां से आने की, वो बड़े-बड़े जो एनालिस्ट है उन्होंने कहा कम से कम 14% का फर्क तो पड़ेगा, हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। डिपेंडेंट अपॉन द फैक्ट कि कितने पार्ट्स होते हैं गाड़ी के अंदर। अगर 20,000 गाड़ी के अंदर पार्ट्स लगते हैं तो वो डिपेंडेंट है कि कितने। लेकिन पाकिस्तान की ऑटो इंडस्ट्री एक अच्छे उसमें ग्रो करे। एक मैं रिस्क भी हाईलाइट करूंगा आपको थोड़ा इसमें आगे चलते हुए। पाकिस्तान की जो नॉर्मल यूटिलाइजेशन, लोकलाइजेशन का फैक्टर है
वो मेहरान के अंदर हम लोग देखें तो 75% तक जा सकता है, यानी जो मेहरान गाड़ी है वो 75% अच्छा, पाकिस्तान में बनती है और सिर्फ 25% हाईटेक पार्ट्स बाहर से आते हैं। इसी तरह गियर और वो होगा, इंजन होगा, इंजन के मेजर पार्ट्स होते हैं, इंजन के भी कुछ पार्ट्स और हार्नेसेस पाकिस्तान में बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं जो ये बनाती हैं। तो वो भी एक बहुत अच्छा फैक्टर है पाकिस्तान के अंदर, लोकलाइजेशन लास्ट कुछ सालों में हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक और चीज जो हाईलाइटेड फैक्ट है कि पाकिस्तान की गाड़ियों की कीमत पे गवर्नमेंट को काफी ज्यादा कंसर्न है। देखिए जिस तरह हम लोग पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं, येन का बढ़ता है, येन पाक रुपी डेप्रिशिएट होता है तो हमें इसकी कॉस्ट पड़ती है। अब कंपनीज उसको ऑब्वियसली पास ऑन करती हैं कंज्यूमर्स को, और गवर्नमेंट ने लास्ट कुछ 6-7 महीने 8 महीने के अंदर पॉलिसी भी अपनी इंपोर्टेड गाड़ियों के लिए रिलैक्स की है, और वो चाहते हैं कि गाड़ियों की कीमतें इस तरह ना बढ़े जिस तरह बढ़ रही हैं। वो कहते हैं 10 लाख रुपए का आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना पॉसिबल नहीं है, तो वो चाहते हैं कि कुछ और डिफरेंट तरीके, ऑटो इंडस्ट्री के अलग वो कंसर्न्स हैं, लेकिन लास्ट कुछ टाइम के अंदर ऑटो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिविटी ये हुई है कि गवर्नमेंट ने इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर ड्यूटी रिलैक्सेशन की है। जापान से अगर गाड़ियां आती है तो वो पहले 3 साल की आती थी पुरानी गाड़ियां, उससे पुरानी गाड़ियां नहीं आ सकती थी, अब 5 साल पुरानी गाड़ियां आ सकती हैं। तो वो कुछ चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है ऑटो इंडस्ट्री के लिए नेगेटिव। लेकिन अब जो हम रिजल्ट पे अगर हम लोग वापस आते हैं तो लास्ट ईयर से कंपैरेबल पीरियड में अगर हम लोग देखें फर्स्ट हाफ के अंदर तो डबल हो गया रिजल्ट, ऑलमोस्ट डबल हो गया है। उसका रीजन ये है कि आपकी जो पहले तो गाड़ियां थोड़ी सी ज्यादा बिकी थी, बहुत मेजर सा इंपैक्ट था गाड़ियां ज्यादा बिकने का, लेकिन मार्जिन बढ़ गए थे इनके, इन्होंने जितनी भी कॉस्ट का फैक्टर इनके पास आता था ये पास ऑन कर देते थे। जब पास ऑन कर दिया तो इनके मार्जिन से एक अच्छे खासे बिल्डअप बन गए। लास्ट टाइम इट वाज समवेयर बिटवीन 5.5% और अब 8.8% के करीब मार्जिन है, तो वो मार्जिन की वजह से इनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी में अच्छा, ये जो इंपोर्टेड गाड़ी की आपने बात की, इंडिया तो अभी बाद में आएगा फिर जब होगा उसको, लेकिन जो इंपोर्ट ये जो आई हैं गाड़ियाँ, वो जो जैसे कि एक टोयोटा करोला मिसाल के तौर पे है, उसके कंपेरेबल जो गाड़ी इंपोर्ट होकर आई है 3 साल 4 साल 5 साल पुरानी, 5 साल पुरानी टोयोटा करोला और 5 साल पुरानी कोई इंपोर्टेड गाड़ी जो अभी आई है, उसमें कितना गैप है, डिफरेंस होगा आपके ख्याल में मार्केट में? प्राइसेस की बात करें? हाँ, प्राइसेस की। देखिए अब इसको हम क्या कह सकते हैं, हमारा फिनोमिनन कह सकते हैं या क्वालिटी डिफरेंस कह सकते हैं। अब मैं आपको टोयोटा से की एग्जांपल पे मैं वापस बाद में आता हूं। एक बहुत बड़ी गाड़ी है जो पाकिस्तान के अंदर आती है, जो कि मेजर थ्रेट है 800,000 सीसी का, विट्स, जो इंटरनेशनली विट्स हम लोग को पूरे कराची के अंदर हर रोड पे हर दूसरी गाड़ी विट्स नजर आती है। खूबसूरत गाड़ी, छोटी वो खूबसूरत गाड़ी है और उसकी क्वालिटी लोग कहते हैं बहुत बेहतरीन है कंपेयर टू हमारी 1000 सीसी की गाड़ी। अगर मुझे 8 लाख रुपए में एक पुरानी गाड़ी 3 साल पुरानी मिलती है जो कि मेरी क्वालिटी आज कंपेरेबल नई गाड़ी से अच्छी है, तो लोग कहते हैं कि मैं विट्स लेना प्रेफर करूंगा, उसकी क्वालिटी डिफरेंसेस बहुत अच्छे हैं, वो स्लीक गाड़ी है। और तो हमारे पास एक पर्सपेक्टिव है कि इंपोर्टेड गाड़ी इज ऑलवेज बेटर देन लोकल गाड़ी। हाँ, एक पर्सपेक्टिव है हमारा। हाँ, इसमें कुछ रियलिटी भी है लेकिन एक पर्सपेक्टिव भी है। तो अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्राइसेस हमेशा इंपोर्टेड गाड़ियों की, पाकिस्तान की लोकल जो पुरानी गाड़ियां हैं अपार्ट फ्रॉम स्पेशल एडिशंस, वो महंगी होती है इंपोर्टेड गाड़ियां पाकिस्तान की लोकल गाड़ियों से। लेकिन उसमें भी नुकसान भी होता है, जो खरीदते हैं गाड़ी का, वो पार्ट्स जो खरीदने जाते हैं वो भी उनको महंगे मिलते हैं। अब एक लाइट अगर आपकी मेहरान की बन जाती है फॉर एग्जाम्पल 1000-2000 रुपए में, तो वो आपको 8000-9000 में एक हेडलाइट बनती है। आपका छोटा सा एक्सीडेंट हो गया जो कि यहाँ बहुत आम है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो इससे जो इंपोर्टेड गाड़ी आई हैं, आपने जैसे कहा कि एक तो हमारी इंडस्ट्री वैसे भी कोई इतनी बड़ी है ही नहीं, 2-2.5 लाख टोटल, 5 लाख का हमारा कभी हमने प्लान किया था जो कि बहुत बिल्कुल नीचे आ गए बीच में 2008 में। तो ये जो इंपोर्टेड गाड़ी आई उससे क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपके ऑटो इंडस्ट्री पे? इज इट ए सीरियस थ्रेट टू दैम? आपने कहा कि उनकी कीमतें ज़्यादा कम तो नहीं है, अगर बहुत कम होती तो बड़ा ज़्यादा इम्पैक्ट आ चुका होता ना। थ्रेट देखिए आ रहा है, अभी भी थ्रेट है इनको, बिकॉज इनकी जो पुरानी रीसेल वैल्यू जो है ना वो इंपोर्टेड गाड़ियों की अच्छी खासी होती है। अच्छा, तो रीसेल उसकी ज्यादा होती है? हाँ जी, हमारी इंपोर्टेड गाड़ी क्वालिटी डिफरेंस आ जाता है उसके अंदर, तो लोग कहते हैं कि उसकी रीसेल बेहतर है। विट्स अगर आप लेने के लिए जाएंगे तो आपको कोई भी गाड़ी 6 लाख रुपए से सस्ती नहीं मिलेगी, चाहे वो 8 साल पहले इंपोर्ट कर ली गई हो। अब प्रॉब्लम आगे जाके ज्यादा आ सकता है। देखिए ये जो इंपोर्टेड गाड़ी जो 7 लाख रुपए की 8 लाख रुपए की विट्स पाकिस्तान में आपको 5 साल पुरानी गाड़ी पड़ती है, इस पर 35% हम लोग ड्यूटी देते हैं, 100% ड्यूटी देते हैं हम लोग गवर्नमेंट को। अगर हम लोग 100% गवर्नमेंट को ड्यूटी देते हैं और आगे जाके गवर्नमेंट इसकी प्राइस कम करने के लिए वो ड्यूटी को रिड्यूस करती है, तो लोकल असेंबलर्स के लिए खतरा हो सकता है। अच्छा। बिकॉज वो यहाँ पे गाड़ियां बना रहे हैं, वो उनकी कीमत बनती है फॉर एग्जांपल 6-8 लाख रुपए की एक ऑल्टो बनती है, वो गाड़ी हो जाएगी 5 लाख रुपए की, तो बहुत एक बड़ा कंसर्न आपकी मार्केट के अंदर आ सकता है। जापान बेस्ड आप या तो आप गाड़ियों की प्राइसेस लाइफ लंबी कर दें, 10 साल पुरानी गाड़ी ऑब्वियसली सस्ती मिलेगी आपको, तो जापान से जब सस्ती गाड़ी आएगी तो वो एक थ्रेट है। तो इस वक्त के थ्रेट से ज्यादा मुझे आगे जाके थोड़ा कंसर्न नजर आता है ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर कि अगर गवर्नमेंट ने परसू किया रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट 2008, 7, 6 में करती आई है,
वैसा अगर गवर्नमेंट ने किया तो 45-60-50 हज़ार गाड़ियां आ जाएंगी, इंपोर्टेड गाड़ियां, जो कि इट इज समवेयर बिटवीन, जो कि हमारी टोटल पाकिस्तान की गाड़ियों की सेल 2 लाख लोकल इंडस्ट्री पे एक जो क्रिटिसिज्म की जाती है, आपने सुजुकी का 65% बनाया तो मुझे अच्छा लगा सुन के। एक क्रिटिसिज्म ये है कि काफ़ी दिनों से इंडस्ट्री यहाँ मौजूद है, और जब ये इंडस्ट्री लगी थी तो जाहिर है एज ए इन्फेंट इंडस्ट्रीज को काफ़ी हमने प्रोटेक्शन दिया था। बिल्कुल। और लेकिन साथ साथ एक रोड प्लान तय हुआ था कि जी ओवर द ईयर लोकलाइजेशन बढ़ती जाएगी और एक पॉइंट पे आएगा कि हम सपोर्ट बहुत हद तक ख़त्म कर देंगे। लेकिन जो लोकलाइजेशन का प्रोसेस है बहुत स्लो इस पर ग्रोथ हुई है। जो इसके साथ साथ जो लोकल इंडस्ट्रीज़, वेंडर इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, और इसी पे वो जो इम्पोर्टर्स कहते हैं कि जी ये तो लोकल गाड़ी है ही नहीं, ये तो बेसिकली बाहर से सब चीज़ आता है, यहाँ से वो जोड़ देते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे है। हाउ मच मोर टाइम वी कैन गिव टू दिस इंडस्ट्री टू स्टैंड ऑन इट्स रियल फूट, ताकि हम अंडर द WTO रेगुलेशंस जो हमको आज नकल तो करनी है, ये टैरिफ बैरियर्स हम कम से कम कर दें। देखिए इसके अंदर पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि हुआ क्या। पहले ये जो हम लोग हाईटेक पार्ट्स की जो इंपोर्ट्स होती हैं, वो हाईटेक पार्ट्स के अंदर आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर लगानी पड़ती है, अपार्ट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट जो आप लगा चुके हैं। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए थोड़ा सा कंसर्न एक होता है कि यार जब तक आपकी वॉल्यूम ज्यादा नहीं है पाकिस्तान के अंदर तो बहुत मुश्किल हो जाता है ऑटो एसेंबलर्स के लिए कि ये 2-2.5 लाख पे तो नहीं हो सकता। 2-2.5 लाख पे थोड़ा आगे जाके इंप्रूवमेंट 5 लाख पे भी मुश्किल होगा। बिल्कुल। फरमान, बड़ी अच्छी बात हो रही है, मैं दिल तो चाह रहा कि मजीद आपसे पूछता जाऊं, लेकिन अब टाइम नहीं है। इंशाल्लाह फिर आपको हम दावत देंगे। नाज़रीन, ये ओवरऑल मार्केट परफॉर्मेंस जो स्टॉक एक्सचेंज की रही उस पर हमारी आपने गुफ्तगू सुनी। सेकंड हाफ में हमने फुरकान की प्रेजेंस का फ़ायदा उठाते हुए सीमेंट इंडस्ट्री पे तफसीली बात की, और फुरकान ने बिल्कुल क्लियर कट ये बात समझा दी हमें कि वी हैव ए वेरी बिग एडवांटेज इन सीमेंट इंडस्ट्री। हमारे पास पहाड़ों की कोई कमी नहीं है। बेसिकली ये सिर्फ लाइम स्टोन होता है जिसको गर्म करके आप सीमेंट बना लेते हैं, चाहे तो घर में भी बना सकते हैं। तो पूरी दुनिया में हमें बड़ा एडवांटेज है। दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एनालिसिस। साथ साथ हमने मोटर इंडस्ट्री की बात की, और मैंने उनसे खास तौर से ही पूछा कि अगर इंडिया को हम मोस्ट फेवर्ड नेशन की स्टेटस देंगे, जहाँ नीनो गाड़ी बनती है 1 लाख रुपए में वहाँ बिकती है, यहाँ 2.25 लाख की पड़ेगी, तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा। तो उस पर भी उन्होंने कहा कि इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। अगर इंडिया से सस्ते पार्ट्स आना शुरू हो जाएँ तो उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है, लेकिन कम्प्लीटली बिल्डअप कार को आने नहीं देना चाहिए। फिर हमने इम्पोर्टेड गाड़ी की बात की, और उस पर भी उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट का कि आवाम की तरफ से प्रेशर है कि गाड़ी की कीमत कम रखी जाए, इसलिए उन्होंने अलाउ किया है, और उससे इम्पैक्ट तो पड़ रहा है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ा। आप जैसे देख रहे हैं कि टोयोटा वाला की जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी डबल हो गई है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे ऑटो इंडस्ट्री को नाउ टाइम हैज़ कम कि स्टैंड अप, लोकलाइजेशन को बढ़ाएं, जैसे सुजुकी ने 65% किया है, ऐसे ही कम से कम तमाम इंडस्ट्रीज़ कर लें। और वी शुड गेट रेडी फॉर ए कंपटीशन विद नीनो फ्रॉम इंडिया। अगर ये नहीं करेंगे तो मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत इंडिया की जो ड्यूटी होगी मैक्सिमम 5% हमें लगानी पड़ेगी, और उस सूरत में हमारी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा धचका पड़ सकता है। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़।